नमस्कार साथियों, मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट पर। तो वे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। अपने दोस्तों के पास में भी है जो चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी है जो अधिक से अधिक फायदा हो। अपन है जो पिछली क्लास में बायोकेमिस्ट्री की अगर अपन बात करें तो पिछली क्लास में अपन ने बायोकेमिस्ट्री में 3 क्लासें हो गई है। कुल कितनी क्लासें हुई है? 3 क्लासें अपनी हो गई है। उसमें फर्स्ट क्लास में अपन ने जो बायोकेमिस्ट्री का सामान्य इंट्रोडक्शन देखा था, जनरल इसके नॉलेज लिया था। उसके बाद में सेकंड क्लास में अपन ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा, मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड के बारे में पढ़ा। उसके अलावा अगर अपन पिछली क्लास की बात करें 3 नंबर क्लास की, तो उसमें अपन ने कार्बोहाइड्रेट में ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के बारे में पढ़ा था। और अपन ने पढ़ा रिड्यूस शर्करा और नॉन रिड्यूस शर्करा में अंतर देखा, कार्बोहाइड्रेट के कार्य देखे। आज की अपन क्लास की बात करें तो आज की क्लास में अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? आज अपन बात करेंगे प्रोटीन की। किसकी करेंगे? आज अपन बात करने वाले हैं प्रोटीन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि प्रोटीन जो जैव अणु है वो क्या होता है। अगर अपन बात करें प्रोटीन की तो प्रोटीन है जो मानव कोशिका या कोशिका में मिलने वाला सर्वाधिक मिलने वाला कार्बनिक पदार्थ है। बात करते हैं अपन प्रोटीन की। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन है वो कोशिका में मिलने वाला सर्वाधिक पदार्थ है। प्रोटीन क्या है? कोशिका में मिलने वाला सर्वाधिक पदार्थ है। प्रोटीन कोशिका में मिलने वाला सर्वाधिक पदार्थ है। सर्वाधिक मात्रा में है जो कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला पदार्थ है वो कार्बनिक पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला कार्बनिक पदार्थ है। क्या है? कार्बनिक पदार्थ। वैसे तो जल सर्वाधिक मिलता है, कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो प्रोटीन है वो सर्वाधिक मिलता है। उसके अलावा बात करें तो प्रोटीन है मैक्रो मॉलिक्यूल से। क्या है? प्रोटीन मैक्रो मॉलिक्यूल से यानी कि बड़े अणु होते हैं। प्रोटीन मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। प्रोटीन मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े अणु होते हैं। क्या होते हैं? बड़े जैव अणु होते हैं। प्रोटीन है वो बड़े जैव अणु होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। प्रोटीन कोशिका में सर्वाधिक मिलने वाला कार्बनिक पदार्थ है। और प्रोटीन होते हैं वो ये विविध प्रकार के होते हैं, डाइवर्स प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोटीन विविध प्रकार के होते हैं। प्रोटीन विविध प्रकार के होते हैं, डाइवर्स प्रकार के होते हैं। प्रोटीन विविध या जिसको अपन डाइवर्स बोलते हैं, डाइवर्स प्रकार के होते हैं, विविध प्रकार के होते हैं। प्रोटीन डाइवर्स प्रकार के होते हैं। उसके अलावा अपन अगर बात करें कि ये जैव अणु बड़े जैव अणु होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, विविध प्रकार के होते हैं। और ये है जो प्रोटीन नाम की अपन बात करें तो प्रोटीन नाम की उत्पत्ति है यूनानी भाषा के शब्द से हुई है। कौन सी भाषा के? यूनानी भाषा के शब्द से हुई है। प्रोटीन नाम की उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द से हुई है। यूनानी भाषा से हुई। कौन से हुई? यूनानी भाषा से हुई है। उसके अलावा अपन बात करें तो ये विषम बहुलक होते हैं एमिनो अम्ल के। किसके? प्रोटीन होते हैं वो एमिनो अम्ल के हेटेरो मोनोमर होते हैं, विषम बहुलक होते हैं, पॉलीमर होते हैं। प्रोटीन एमिनो अम्ल के विषम बहुलक हेटेरोपॉलीमर होते हैं। हेटेरोपॉलीमर विषम बहुलक होते हैं। ये ध्यान रखना। प्रोटीन के बहुलक एमिनो अम्ल है के बहुलक हो गए। प्रोटीन है जो एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं और ये विषम बहुलक होते हैं। उसके अलावा बात करें तो प्रोटीन में जो आवश्यक तत्व है वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगर अपन बात करें प्रोटीन के आवश्यक तत्वों की, प्रोटीन के आवश्यक तत्व, प्रोटीन के लिए आवश्यक कौन कौन से तत्व है? प्रोटीन के लिए आवश्यक तत्वों की बात करें अपन तो कार्बन, हाइड्रोजन,
ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ये मुख्य रूप से प्रोटीन के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। प्रोटीन विषम बहुलक होते हैं, एमिनो अम्ल के हेटेरोपॉलीमर होते हैं। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो ये डाइवर्स प्रकार के होते हैं, विविध प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स है। ये उसकी प्रोटीन शब्द की बात करें तो इसकी उत्पत्ति है वो यूनानी भाषा के शब्द से हुई है। अब अपन बात करते हैं कि प्रोटीन, अपन ने बात की प्रोटीन है जो प्रोटीन अपन ने बात की, ये एमिनो अम्ल के विषम बहुलक होते हैं। कैसे होते हैं? एमिनो अम्ल के विषम बहुलक होते हैं। अब अपन बात करते हैं कि विषम बहुलक है, हेटेरोपॉलीमर है वो एमिनो अम्ल के। अब अपन बात करते हैं एमिनो अम्ल की, बात करेंगे कि एमिनो अम्ल क्या होता है। अब चलो बात करते हैं अपन, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। स्क्रीनशॉट ले लिया तो अब अपन आगे चलते हैं और अपन बात करेंगे एमिनो अम्ल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? एमिनो अम्ल के बारे में बात करेंगे कि एमिनो अम्ल क्या है। एमिनो एसिड है, इस एमिनो एसिड की बात करते हैं। एमिनो एसिड क्या होता है? एमिनो अम्ल की बात करें तो इसमें इसकी संरचना देखें अगर अपन एमिनो अम्ल की, तो ऐसी होती है संरचना। ये यहाँ पर होता है आर समूह, जिसको अपन एल्किल समूह भी बोलते हैं। H2NR एल्किल समूह होता है। यहाँ पर होता है, अगर अपन यहाँ की बात करें तो हाइड्रोजन होता है। यहाँ होता है COOH समूह होता है। कौन सा होता है? COOH समूह। तो ये है एमिनो अम्ल की संरचना है। ये कार्बोक्सिलिक समूह होता है। क्या होता है? अपन इसका नामकरण कर देते हैं, ये होता है कार्बोक्सिलिक समूह। COOH क्या होता है? कार्बोक्सिलिक समूह। कार्बोक्सिलिक समूह ये होता है जो एल्किल समूह होता है। एल्किल समूह ये होता है जो एमीन समूह होता है। कौन सा होता है? ये समूह होता है जो एमीन समूह होता है, ये हाइड्रोजन होता है। उसकी बात करें अगर अपन, जो एमिनो अम्ल होते हैं, एमिनो अम्ल में जो विभिन्नता होती है वो किसके कारण होती है? तो एमिनो अम्ल में विभिन्नता होती है वो एल्किल समूह के कारण होती है। किसके कारण होती है? एल्किल समूह के कारण होती है। इसके कारण एल्किल समूह की बात करें तो एमिनो अम्ल में विभिन्नता होती है। एमिनो अम्ल में जो विभिन्नता होती है, एमिनो अम्ल में भिन्नता होती है, एमिनो अम्ल में विभिन्नता, यहाँ जिसको अपन भिन्नता बोलते हैं, जो विभिन्नता होती है वो किसके कारण होती है? एल्किल समूह के कारण होती है, आर समूह के कारण होती है। आर समूह चेंज होता रहता है, वैसे वैसे एमिनो अम्ल भी चेंज होते रहते हैं। अब अपन बात करते हैं कि इस एमिनो अम्ल की बात करें, एक एमीन समूह होता है, H2N होता है। उसके अलावा दूसरा कार्बोक्सिलिक समूह होता है, COOH समूह होता है। कौन सा समूह होता है? कार्बोक्सिलिक समूह होता है, COOH समूह होता है। अगर अपन बात करें कि कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह की बात करें, जो ये एमीन समूह होता है, कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह, इनकी अगर अपन बात करें तो एमीन समूह होता है, ये होता है हाइड्रोजन को ग्रहण करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन को ग्रहण करता है, प्रोटॉन ग्राही होता है। एमीन समूह की अगर अपन बात करें, इसकी इस एमीन समूह की बात करें तो यह प्रोटॉन ग्राही होता है, हाइड्रोजन को ग्रहण करता है, H+ आयन को ग्रहण करता है। हाइड्रोजन को ग्रहण करता है। और यह होता है जो H+ आयन होता है, जो हाइड्रोजन होता है, प्रोटॉन को क्या करता है? त्याग करता है। क्या करता है? प्रोटॉन को त्याग करता है। यह प्रोटॉन H+ आयन का त्याग करता है, COOH समूह। H+ आयन का त्याग करता है। ये H2N समूह हाइड्रोजन H+ आयन को ग्रहण करता है, कार्बोक्सिलिक समूह H+ आयन का त्याग करता है। तो ये हो गए प्रोटॉन ग्राही हो गए। क्या हो गए? प्रोटॉन ग्राही। जो H+ समूह है ये प्रोटॉन ग्राही होता है। क्या होता है? प्रोटॉन ग्राही। और ये होता है प्रोटॉन दाता, COOH समूह। क्या होता है? प्रोटॉन दाता। प्रोटॉन दाता। एमिनो अम्ल का COOH समूह प्रोटॉन दाता होता है। NH2 समूह होता है जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं। और वे समूह या वे ग्रुप होते हैं जो प्रोटॉन दाता, प्रोटॉन ग्राही होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रोटॉन ग्राही होते हैं, वो सार होते हैं। और प्रोटॉन दाता होते हैं, वो अम्ल होते हैं। तो ये क्या हो गया? प्रोटॉन ग्राही है तो सार हो गया। ये क्या है? प्रोटॉन ग्राही है। प्रोटॉन ग्राही होने के कारण क्या है? सारीय पदार्थ है। क्या होता है? सार होता है, बेस होता है, सार होता है। और ये है जो प्रोटॉन दाता है। जो प्रोटॉन दाता होता है वो क्या होता है? अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल होता है, एसिड होता है। तो
प्रोटीन होता है, प्रोटीन के अंदर जो एमिनो अम्ल होता है, एमिनो अम्ल में एक समूह प्रोटॉन ग्राही होता है, दूसरा समूह प्रोटॉन दाता होता है। प्रोटॉन ग्राही होता है वो क्षार कहलाता है, प्रोटॉन दाता होता है वो अम्ल कहलाता है। तो ये है जो क्षार और अम्ल दोनों इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये कैसा हो गया, उभयधर्मी प्रकृति का हो गया। कैसा हो गया, उभयधर्मी प्रकृति का हो गया। तो ये संरचना है, आप इसको बना लो। पहले तो एमिनो एसिड की संरचना बना लो, NH2 समूह, R समूह, COOH समूह, H समूह। फिर इसके नीचे लिख लो कि NH2 समूह होता है वो प्रोटॉन ग्रहण करता है, प्रोटॉन ग्राही होता है, इसलिए ये क्षार है। COOH समूह कार्बोक्सिलिक समूह होता है, प्रोटॉन का त्याग करता है, प्रोटॉन दाता होता है, और ये अम्ल है, एसिड है। तो ये लिख लो। उसके बाद में अपन बात करेंगे ज्यूटर आयन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया है तो अपन अभी ज्यूटर आयन के बारे में बात करते हैं कि ज्यूटर आयन क्या होता है। अगर अपन बात करें ज्यूटर आयन की, किसकी बात करें, ज्यूटर आयन की बात करें कि ज्यूटर आयन क्या होता है। ज्यूटर आयन की बात करते हैं। ज्यूटर आयन क्या होता है, ZWITER। इंग्लिश मीनिंग गलत हो सकती है, इंग्लिश मीनिंग पे आज ज़्यादा ध्यान मत देना। मेरे इंग्लिश वैसे ही शुरुआत से ही कमज़ोर है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सही लिखूँ। तो जो ज्यूटर आयन होता है, इसकी अगर अपन बात करें कि ज्यूटर आयन है वो क्या होता है। ज्यूटर आयन की अगर अपन बात करें, ज्यूटर आयन क्या होता है, अपन देखते हैं ज्यूटर आयन को। तो ज्यूटर आयन की बात करें, क्या होता है कि एमिनो एसिड है जो प्रोटॉन का क्या करता है, त्याग करता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। एक प्रोटॉन का त्याग करता है और एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, जिससे जो उस पर आवेश होता है वो शून्य हो जाता है। उस आवेश की स्थिति को क्या कहते हैं, ज्यूटर आयन कहते हैं। जैसे ये समूह अपन ज्यूटर आयन की संरचना बना के समझते हैं। जैसे ये कोई भी एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड है, यहाँ पर एल्किल समूह हो गया COOH, और ये नीचे होता है, उसके अपन बात करें ये हाइड्रोजन समूह हो गया। क्या हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। ये एमिनो एसिड है। अब इस एमिनो एसिड को गर्म करते हैं अपन, किसी उभयधर्मी से गर्म करें तो ये है जो H3N प्लस COO माइनस, और यहाँ पर H में बदल जाता है। इस प्रकार की है जो संरचना बना लेता है, H3N प्लस RRC, और ये बना लेता है यहाँ पर COO माइनस की संरचना बना लेता है। चारों कार्बन के समूह जो समूह जुड़ा होता है, इसके पास वाला कार्बन क्या कहलाता है, एल्फा कार्बन कहलाता है। तो ये होगा जो एल्फा कार्बन होगा। कोई भी है जो क्रियात्मक समूह जुड़ता है, क्रियात्मक समूह के पास वाला जो कार्बन होता है वो एल्फा कार्बन कहलाता है, ये ध्यान रखना। तो ये जो अपन देखते हैं इसमें, ये ज्यूटर आयन है। क्या है, इसमें ज्यूटर आयन है। ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को है जो ग्रहण कर रखा है इसने, ये देखो इलेक्ट्रॉन दान में दे दिया, और एक इलेक्ट्रॉन को है जो इसने ग्रहण कर लिया, तो ये ज्यूटर आयन बना लिया। अब देखते हैं अपन ज्यूटर आयन क्या होता है कि एमिनो एसिड प्रोटॉन का त्याग करके एवं ग्रहण करके ज्यूटर आयन का निर्माण करते हैं। इस पर अगर अपन आवेश की बात करें तो इसके पर आवेश कितना होता है, नेट चार्ज की बात करें अगर अपन इस ज्यूटर आयन की, इस पर कुल आवेश की बात करें, इसका नेट चार्ज कितना होता है, कुल आवेश 0 होता है। कितना होता है, कुल आवेश 0 होता है, 0 होता है। कि ये देखो एक माइनस हो गया और एक ये धनात्मक हो गया, तो धनात्मक ऋणात्मक कट जाएंगे आपस में, और इसका आवेश होगा वो 0 होगा। तो जिस एमिनो एसिड का आवेश 0 होता है वो क्या होता है, ज्यूटर आयन होता है। क्या होता है, ज्यूटर आयन होता है। अब अपन देखते हैं ज्यूटर आयन परिभाषा देखें कि एमिनो एसिड प्रोटॉन का त्याग करके एवं ग्रहण करके ज्यूटर आयन का निर्माण करते हैं। एमिनो एसिड प्रोटॉन का त्याग करके एवं ग्रहण करके ज्यूटर आयन का बनाते हैं। एमिनो एसिड होते हैं प्रोटॉन का त्याग करके या ग्रहण करके ज्यूटर आयन का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन आ सकता है न्यू टाइम में भी, एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये मोस्ट है। और अगर अपन बात करें इस पर आवेश की बात करें तो इस पर आवेश कितना होता है, ज्यूटर आयन पर आवेश होता है वो 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है। ज्यूटर आयन पर कोई आवेश नहीं होता है। उसके अलावा बात करें तो एमिनो एसिड है वो क्षार एवं अम्ल दोनों की तरह कार्य करता है, अतः इसको क्या कहते हैं, उभयधर्मी प्रकार का बोलते हैं। एम्पोफॉर्मेटिक होता है। क्या होता है, एमिनो एसिड होता है
मैंने बताया है पिछली संरचना में, आप देखो, ये देखो एमिनो एसिड है, ये अम्ल की तरह का, ये क्षार की तरह और अम्ल दोनों की तरह कार्य करता है। तो ये एमिनो एसिड कैसा होता है? एमिनो एसिड उभयधर्मी प्रकृति का होता है। ये अपन यहाँ पर लिखेंगे कि एमिनो एसिड अम्ल एवं क्षार दोनों की तरह कार्य करता है, इसलिए उभयधर्मी प्रकृति का होता है। एमिनो एसिड अम्ल एवं क्षार दोनों की तरह कार्य करता है, दोनों की तरह कार्य करता है, अतः यह उभयधर्मी प्रकृति का होता है। कैसा होता है? अतः यह उभयधर्मी प्रकृति का होता है, एम्फीफॉर्मेटिक होता है। उभयधर्मी जिसको अपन क्या बोलते हैं? एम्फीफॉर्मेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फीफॉर्मेटिक बोलते हैं। एम्फीफॉर्मेटिक प्रकृति का होता है। क्वेश्चन आता है कि एमिनो एसिड किस प्रकृति का होता है? तो एमिनो एसिड उभयधर्मी प्रकृति का होता है, एम्फीफॉर्मेटिक प्रकृति का होता है, क्योंकि ये अम्ल एवं क्षार दोनों की तरह है जो कार्य करता है, इसलिए ये कैसा होता है? उभयधर्मी प्रकृति का होता है। उसके अलावा अगर अपन बात करें कि एमिनो एसिड है, इस ज्विटर आयन पर चार्ज कितना होता है? तो ज्विटर आयन पर 0 चार्ज होता है। अब अपन देखेंगे समविभव बिंदु के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? समविभव बिंदु, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में बात करेंगे, पीआई के बारे में बात करेंगे। अगला अपना बिंदु है समविभव बिंदु। समविभव बिंदु कौन सा बिंदु है? अगला अपना समविभव बिंदु, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। समविभव बिंदु की बात करें, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की बात करें, जिसको अपन पीआई के नाम से प्रेजेंट करते हैं। किससे प्रेजेंट करते हैं? पीआई के नाम से ये जो प्रेजेंट करते हैं। समविभव बिंदु क्या होता है उसकी अगर अपन बात करें, तो जिस पीएच मान पर एमिनो एसिड ज्विटर आयन का कार्य करता है, तो उस पीएच मान को क्या कहते हैं? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं या पीआई पॉइंट बोलते हैं। इसकी अपन अगर परिभाषा को देखें कि जिस पीएच मान पर एमिनो एसिड ज्विटर आयन की तरह कार्य करे, ज्विटर आयन की तरह आयंस की तरह कार्य करे, उस पीएच को या उस पीएच बिंदु को क्या बोलते हैं? समविभव बिंदु कहते हैं। वो मान, पीएच मान, उस पीएच मान को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं या पीआई बोलते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा समविभव बिंदु क्या होगा। वो पीएच मान जिस पर एमिनो एसिड ज्विटर आयन की तरह कार्य करता है। मान लो पीएच 6, एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाऊं। पीएच 6 पर है जो एमिनो एसिड है वो ज्विटर आयन की तरह कार्य करता है, यानी कि इस पर चार्ज है जो 0 हो जाता है। पीएच 6 पर इसका चार्ज 0 हो गया, एमिनो एसिड का चार्ज 0 हो गया, तो इसका पीआई मान कितना हो गया? पीआई मान भी 6 हो गया। मान लो क्वेश्चन आता है कि कोई एमिनो एसिड है, ग्लाइसिन एमिनो एसिड, पीएच 6 पर उसका आवेश 0 हो जाता है, तो उसका पीआई मान कितना होगा? तो उसका पीआई मान कितना होगा? 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। तो यही समविभव बिंदु या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है कि जिस पीएच मान पर एमिनो एसिड है वो ज्विटर आयन की तरह कार्य करने लग जाता है, जिस पीएच मान पर एमिनो एसिड ज्विटर आयन की तरह कार्य करता है, वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट समविभव बिंदु या पीआई के नाम से जाना जाता है। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। उससे आगे अगर अपन बात करें, अगर अपन बात करें, मान लो पीएच है वो पीआई के बराबर है। क्या है? पीएच है वो पीआई के बराबर है। पीएच इक्वल टू पीआई, पीएच है वो पीआई के बराबर है। मान लो 6 पीएच पर है ज्विटर आयन, पीआई के बराबर हो जाता है, तो इसका चार्ज कितना होगा? 0 होगा। पीएच है अगर पीआई के बराबर है तो इस पर आवेश कितना होगा? चार्ज कितना होगा? जो नेट चार्ज होगा वो 0 होगा। और जिसका नेट चार्ज 0 होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? उभयधर्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उभयधर्मी बोलते हैं। ये अपन पीछे पढ़ चुके हैं
कि किसी भी का भी पीएच में जो नेट चार्ज होता है 0 होता है, जैसे ज्यूटर आयन है तो पीएच और पीआई अगर बराबर है तो वो अमीनो एसिड होगा, वो ज्यूटर आयन में बदल जाएगा। अगर पीएच इक्वल टू पीआई है तो चार्ज होगा, नेट चार्ज होगा वो 0 होगा और जो पदार्थ होगा वो उभयधर्मी होगा। उसके अलावा अगर अपन बात करें पीएच अगर कम है पीआई से, क्या पीएच कम है पीआई से, पीएच लेस देन पीआई है अगर, तो इस पर चार्ज होगा वो क्या होगा, अगर पीएच है वो पीआई से कम है तो नेट जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। क्या होगा, नेट चार्ज पॉजिटिव होगा। नेट चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और जिस पर नेट चार्ज पॉजिटिव होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। अगर पीएच ज्यादा है, अगर पीएच कम है और पीआई ज्यादा है तो नेट चार्ज है वो पॉजिटिव होगा और वो प्रकृति पदार्थ कैसा होगा, अम्लीय होगा। उसके विपरीत अगर पीएच अधिक है और पीआई कम है तो नेट चार्ज वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। नेट चार्ज की बात करें तो कैसा होगा, नेगेटिव। और नेगेटिव होगा तो वो कैसा होगा, पदार्थ होगा वो क्षारीय प्रकृति का होगा, क्षारीय क्रम होगा। अगर नेट चार्ज इसके ऊपर नेगेटिव है, पीएच अगर अधिक है पीआई से तो नेट चार्ज नेगेटिव होगा और जो पदार्थ होगा वो क्षारीय होगा। तो मुझे आशा है कि आज आपको समविभव बिंदु पटाया इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। अब अपन बात करते हैं प्रोटीन की। किसकी बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है थ्योरी की दृष्टि से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जैसे एफएसओ का एग्जाम है तो एफएसओ के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। मैंने जो कंटेंट लाते हैं झरोकार एग्री इंस्टीट्यूट की टीम आपके लिए, वो कंटेंट बहुत ही शानदार है। उसको है जो आप नोटबुक में लिखिए, प्रत्येक सब्जेक्ट को लिखिए, नोट्स बनाइए। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बताइए, आपको है जो पर्सनली समझा दिया जाएगा या कोई सेमिनार के माध्यम से आपको है सरोकार टीम आपको समझा देगी। 24/7 आपके लिए तैयार रहती है सरोकार टीम। और ये जो भी अपन यहाँ पर पढ़ेंगे एक एक चीज़ महत्वपूर्ण रहने वाली है, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे और भी कोई सब्जेक्ट हो, एग्रोनॉमी वगैरह कुछ भी हो, तो उन सब मोस्ट रहने वाले हैं। तो आप है जो इनको जरूर पढ़ें। अब अपन बात करते हैं प्रोटीन की। किसकी बात करें, ये तो अपन ने नॉर्मल जानकारी हो गया, अपने एक ज्यूटर आयन चैप्टर में भी लिखा हुआ था तो मैंने ज्यूटर आयन के बारे में बता दिया। अब अपन बात करते हैं प्रोटीन की, कि प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन की बात करें, शायद मीनिंग सही है, मुझे आशा है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन होते हैं वो एमिनो एसिड के विषम बहुलक होते हैं, हेटेरोपॉलीमर होते हैं। ये अपन ने बात कर रखी है पहले। प्रोटीन में एमिनो एसिड है जो पेप्टाइड बंधों से जुड़कर है जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ये अपन लिखेंगे। अभी बात करते हैं प्रोटीन में जो एमिनो एसिड होते हैं वो किस बंधन से जुड़े रहते हैं, तो प्रोटीन में एमिनो एसिड पेप्टाइड बंध से जुड़े रहते हैं। प्रोटीन में एमिनो एसिड पेप्टाइड बंध से जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन में जो एमिनो एसिड होते हैं वो पेप्टाइड बंधों से है जो जुड़े रहते हैं। कौन से बंध होते हैं, पेप्टाइड बंध होते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है कहीं भी, कहीं नहीं आएगा तो एग्जामिनर तो जरूर पूछेगा, जो वाइवा लेने आएगा आपके वो जरूर पूछेगा कि प्रोटीन में कौन सा बंध पाया जाता है। मुझे याद है, मुझे भी पूछा था उस वक्त, मुझे नहीं आया था। आज है तो आप ध्यान रखना, जो मैंने गलतियां की है वो है जो आप अपनी गलतियां नहीं करो, तो एक एक चीज को है जो आप ध्यान से पढ़ना, ध्यान देना। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो प्रोटीन होता है जैसे ये एमिनो एसिड A1, इसके साथ में A2, इसके साथ में A3, ऐसे बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़कर है जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। A1, A2, A3 ऐसे है जो होते हैं। और इनके मध्य जो ये बंध होता है ये पेप्टाइड बंध होता है। कौन सा होता है, ये बंध है, ये पेप्टाइड बंध है, पेप्टाइड बंध। तो दो एमिनो एसिड के मध्य जो बंध होता है प्रोटीन निर्माण के समय, वो बंध कौन सा होता है, पेप्टाइड बंध होता है। अपन अगर बात करें पेप्टाइड बंध की संरचना की बात करें तो ये एमिनो एसिड हो गया, एमिनो एसिड अगर पेप्टाइड बंध की अगर अपन बात करें तो ये एमिनो एसिड हो गया COOH। ये कोई दूसरा एमिनो एसिड हो गया, इसके साथ में
ये इस प्रकार के दो एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड है जो आपस में जोड़ेंगे तो कौन से बंध का निर्माण करेंगे, पेप्टाइड बंध का निर्माण करेंगे। तो ये किस प्रकार से जुड़ते हैं ये मैं आपको अगर बताना चाहूँ थोड़ा, तो आप देखना किस प्रकार से जुड़ते हैं। इसमें क्या होता है कि तो ये COOH होता है, इसके ऊपर एक O आ जाता है और यहाँ से एक जल का अणु बाहर निकल जाता है। किसका अणु, जल का अणु बाहर निकल जाता है। यहाँ से है जो पानी है वो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से एक तो O बाहर निकल जाएगा और एक है जो दो हाइड्रोजन है यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो जो इसकी संरचना बनेगी वो ऐसी बनेगी, कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। इस प्रकार का है जो एमिनो एसिड जो बंध है, पेप्टाइड बंध है वो बनता है। कैसा बनता है, COOH का है जो बनता है। ये इसके हाइड्रोजन है वो यहाँ पर जुड़ेगा क्योंकि ये ट्रांस प्रकार का बंध होता है। कैसा होता है, ट्रांस प्रकार का बंध होता है। अब अपन बात करें कि जो प्रोटीन होता है, पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है वो किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो पेप्टाइड बंध का निर्माण निर्जलीकरण से होता है। कैसे होता है, डिहाइड्रेशन से होता है, निर्जलीकरण के द्वारा होता है। अगर अपन बात करें पेप्टाइड बंध की, पेप्टाइड बंध का निर्माण किससे होता है, तो पेप्टाइड बंध का निर्माण डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण से होता है। निर्जलीकरण से होता है। किससे होता है, निर्जलीकरण, या इसको बोलते हैं अपन डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण के कारण जो पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है और ये ट्रांस प्रकार का होता है। कैसे होता है, पेप्टाइड बंध है ये ट्रांस प्रकार का होता है। ट्रांस प्रकार का होता है क्योंकि इसमें है जो, अगर अपन पेप्टाइड बंध की बात करें तो ये ऐसा होगा, जो क्रियात्मक समूह है विपरीत दिशा में है इसलिए ट्रांस है, और अगर सेम दिशा में होते तो शेष होते। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो ये एक सहसंयोजक बंध है। कैसा बंध है, कोवेलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजक बंध है। पेप्टाइड बंध है ये सहसंयोजक बंध है, सहसंयोजक बंध, कोवेलेंट बोलती है जिसको, कोवेलेंट बंध है, सहसंयोजक बंध है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो प्रोटीन में पेप्टाइड बंधों की संख्या की ज्ञात करनी है, तो प्रोटीन में पेप्टाइड बंधों की संख्या ज्ञात करने का एक सूत्र होता है N-1। क्या होता है, N-1 होता है, और जहाँ पर N का मतलब होता है नंबर ऑफ एमिनो एसिड। अगर अपन इससे आगे बात करें पता नहीं, अगर अपन बात करें पेप्टाइड बंध की संख्या की बात करें कि कितने पेप्टाइड बंध होते हैं, कोई भी प्रोटीन है उसमें पेप्टाइड बंधों की संख्या की बात करें कि पेप्टाइड बंधों की कितनी संख्या होती है, तो पेप्टाइड बंधों की संख्या ज्ञात करने का एक सूत्र होता है N-1। क्या होता है, N-1। यहाँ पर N का मतलब होता है नंबर ऑफ एमिनो एसिड की, उस प्रोटीन बंध में कितने एमिनो एसिड है। प्रोटीन में N का मतलब होता है नंबर ऑफ एमिनो एसिड, नंबर ऑफ एमिनो एसिड होता है, ये होता है इसका मतलब। N-1 में N का मतलब होता है किसी भी प्रोटीन में अगर अपन को पेप्टाइड बंधों की संख्या ज्ञात करनी है तो उसका सूत्र है N-1 होता है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि जो आज अपन ने पढ़ा है ये आपको समझ में आ गया होगा। कल की अगली नेक्स्ट क्लास होने वाली है, उसमें अपन पढ़ेंगे एमिनो एसिड के प्रकारों के बारे में जो जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास में इसको शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद साथियों।